आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर, आ रही। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित आरबी अटल कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय गेवराई के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित द्विदिवसीय व्याख्यानमाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस द्विदिवसीय व्याख्यानमाला का जो प्रमुख विषय रहा है वह काव्य लेखन एवं कथा लेखन है। काव्य लेखन और कथा लेखन को लेकर इस द्विदिवसीय व्याख्यानमाला में चिंतन होगा। आज इस प्रथम सत्र में काव्य लेखन को लेकर चिंतन होने जा रहा है। इस सत्र के अध्यक्ष महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश शिखरे मैडम जी, इस सत्र के प्रमुख व्याख्याता डॉक्टर तारो सिद्दीक जी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वजन, छात्र एवं काव्य प्रेमियों का मैं महाविद्यालय की ओर से और विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कविता का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का। मानव जन्म के साथ ही वह भावनाएं भी जन्मी जिन्होंने कालांतर में भाषा का आविष्कार करके कविता को जन्म दिया। कविता संवेदना की संवाहक होती है। 21वीं सदी के इस दौर में विज्ञान ने ठीक दूरी तो कम की है, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के बीच की खाई उतनी ही चौड़ी होती जा रही है। बाजारवाद के इस दौर में मनुष्य संवेदनाहीन होकर महज एक वस्तु बनकर न रह जाए, यह आज की प्रमुख समस्या रही है। इन तमाम विसंगतियों के बीच कविता ही है जो परस्पर जोड़ती है। कुमार विकल जी ने इस संदर्भ में ठीक ही कहा है, कविता आदमी का निजी मामला नहीं है। कविता आदमी का निजी मामला नहीं है, एक दूसरे तक पहुंचने का पुल है। तो कविता मनुष्य और मनुष्य के बीच जोड़ने का काम करती है। एक पुल के रूप में वो समाज को और व्यक्ति को जोड़ने का काम सदियों से निरंतर करती आ रही है। कविता संवेदनाओं को विस्तार देते हुए कविता मनुष्यता को जीवित रखती है। मनुष्यता ही कविता का धर्म है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। उसके आगे जाकर मंगलेश डब्बरवाल जी कहते हैं, हम इंसान है, मैं चाहता हूं इस वाक्य की सच्चाई बनी रहे। हम इंसान है, इस वाक्य की सच्चाई निरंतर बनी रहे, इसलिए कविता निरंतर गतिशील है। यह गतिशीलता ही कविता की उपयोगिता एवं उसकी आवश्यकता को अधोरेखित करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक है, समीक्षक है, उन्होंने महत्व को अधोरेखित करते हुए बहुत दो टूक शब्दों में बात कही है। वे कहते हैं, मनुष्य की कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में वह पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, न दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य होगा, रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, जिसके भीतर बंधा बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता होने का डर बराबर रहता है। मनुष्य को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ चली आ रही है और चलेगी। जानवरों को इसकी आवश्यकता नहीं है। तो मनुष्य को मनुष्यत्व का प्रदान करने का काम कविता करती है। कविता मनुष्य की संवेदनशीलता तथा मानवीय मूल्यों को बचाए रखने में जुटी हुई है। इस तरह प्रकृति का हर उपादान, प्रकृति का हर घटक अपना रंग तथा अपनी छाप छोड़ जाता है, उसी तरह मनुष्य ने भी अपनी मनुष्यता की छाप छोड़नी चाहिए। एकांत श्रीवास्तव अपनी प्रसिद्ध कविता छाप में कहते हैं, मुरुम वाली जमीन पर नंगे पांव चलता हूं तो तलवे लाल हो जाते हैं, धरती अपना रंग छोड़ देती है। किसी वन से गुजरते हुए गहराती सांझ पक्षी जिस वृक्ष पर उतरते हैं अपने पंख छोड़ देते हैं, फूल छोड़ देता है अपनी महक, पवन में पानी में मछली छोड़ देती है अपनी गंध। कैसा मैं मनुष्य हूं
कि कहीं छोड़ नहीं पाता अपनी छाप, अपने मानुष होने की गंध कहीं छोड़ नहीं पाता, धरती अपना रंग छोड़ देती है। एकांश श्रीवास्तव जी की तरह ही बेरंग होती जा रही इस दुनिया में सादगी, संवेदना और मनुष्यता के रंग भरने वाले कवि डॉक्टर तारू सिद्दीक जी आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं महाविद्यालय की ओर से उनका स्वागत करता हूं और संक्षेप में आपके सम्मुख उनका परिचय रखता हूं। तो डॉक्टर तारू सिद्दीक जी मनुष्यता के रंग भरने वाले कवि है और उन्हीं के शब्दों में, उनकी ही पंक्तियों के अंतर में इतना ही कह सकता हूं कि रंगों के संसार में हर मनुष्य के मानस में जीवित रहे हर रंग, हर युग में रंग सादगी का डॉक्टर तारू सिद्दीक जी मनुष्यता के रंग के कवि है और जिनका परिचय मैं आपके सम्मुख संक्षेप में रखता हूं। तारू सिद्दीक जी का संबंध अरुणाचल प्रदेश के साथ है। वो उस धरती के साथ, मिट्टी के साथ जुड़े हुए कवि है और अरुणाचल प्रदेश का विशिष्टता ये भी है कि सूरज की पहली किरणें उस धरती पर सबसे पहले आ जाती है। कविता का काम भी वही है, समाज जीवन व्याप्त अंधकार को दूर करने का काम कविता करती है और इसीलिए आज के जो हमारे अतिथि है प्रमुख व्याख्याता, तो उस धरती के साथ जुड़े हुए हैं। तारू सिद्दीक जी सर जो कुछ है, कवि के साथ एक अच्छे गायक भी है, तो गीत, संगीत, चित्रकला, सांस्कृतिक गतिविधियों में सर की विशेष रुचि रही है। सर के प्रारंभिक शिक्षा जो कुछ है, प्राथमिक शिक्षा राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिम्पा में हुई। हाई स्कूल की जो शिक्षा है उन्हें राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डापोरिजो में प्राप्त की। उसके बाद स्नातक की शिक्षा देरा नातुंग शासकीय महाविद्यालय ईटानगर से प्राप्त की। उसके बाद स्नातकोत्तर शिक्षा जो कुछ है राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर से प्राप्त की। राजीव गांधी विश्वविद्यालय से ही सर ने एमफिल तथा पीएचडी की शोध उपाधियां भी प्राप्त की और इस बात की खुशी मुझे भी है कि जिस महाविद्यालय में सर ने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की, उसी महाविद्यालय के हिंदी विभाग में सर आज सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। सर एक लेखक के रूप में भी चिर परिचित है। सर के 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अक्षरों की विनती जो 2017 में प्रकाशित हुआ, दूसरा कविता संग्रह सर का फिर आना तुम 2021 में प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही हिंदी तथा तागिन अध्येता कोश, एक शब्दकोश का निर्माण भी सर ने किया है जो केंद्रीय हिंदी निदेश में प्रकाशित हुआ। इसके साथ साथ समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सर की कविताएं प्रकाशित होती रहती है। उसके साथ ही कई पत्रिकाओं में सर के शोध आलेख तथा संपादित ग्रंथों में आपके शोध आलेख हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। सर को अपने लेखन के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है मैं सिर्फ उनका उल्लेख करना चाहूंगा। सर को 17 में साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उसके साथ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2018 में शताब्दी सम्मान भी सर को प्राप्त हुआ है। उसके साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने 2018 में सम्मेलन पुरस्कार से भी सर को सम्मानित किया गया है। अरुणाचल हिंदी संस्थान ने 2018 में अरुण हिंदी सम्मान से सर को सम्मानित किया है और अरुणाचल सरकार द्वारा 2020 में यूथ अचीवर्स अवार्ड से भी सर को सम्मानित किया गया है। तो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी के रूप में डॉक्टर तारू सिद्दीक जी को सभी जानते हैं। तो सर की जो कविताएं रही है, उनकी कविताओं में विशेष वैविध्य हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। गांव, वहां की प्रकृति, संस्कृति, महानगरी जीवन और वहां की विसंगतियां उनकी कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलती है और उनका दुख शब्दों में बयान उनकी कविताएं करती है। प्रेम के विविध रूप भी सर की कविताओं में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे प्रकृति प्रेम हो सकता है, मातृत्व प्रेम, भाषा प्रेम, देश प्रेम आदि विविध रूप आपकी कविताओं में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, सहजी देखने के लिए मिलते हैं। एक जगह पर डॉक्टर तारू सिद्दीक जी कहते हैं, मैंने सांझ लिखा तुम चांद बन मेरे आसमां में खिल गई। तो प्रेम भाव को लेकर कविता लिखी और खासकर उनकी जो कुछ कविताएं हैं, तो रंग जीवन का हो या भाषा हो या गांव हो, तो इसके साथ साथ मेरी माँ जानती है, इस कविता में मुझे काफी अंतर्मुख किया। ये कविता पढ़ने के बाद कोई भी बगैर नहीं रह सकता और वो कविता पढ़ने के बाद हर किसी को अपनी माँ की याद आए बगैर नहीं रह सकते। तो उन पंक्तियों को कुछ मैं पढ़ूंगा क्योंकि वो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये पूरी कविता जो कुछ है वो हम सर से सुनेंगे भी, तो उसके पहले उनकी जो कुछ पंक्तियां हैं उस कविता की वो मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। मेरी माँ शब्दों के आगे अंधी हो जाती है, लेकिन उन काले अक्षरों के बीच छिपे उज्जवल कल को मेरी माँ जानती है। मेरी माँ सभ्यता के चरमोत्कर्ष युग में रहकर भी किताबों की दुनिया में अजनबी थी, लेकिन जिंदगी कैसे पढ़ी जाती है मेरी माँ जानती है। तो आज के इस द्विदिवसीय व्याख्यान प्रथम सत्र के
प्रमुख व्याख्याता डॉक्टर तारो सिद्दीक जी आज हमारे बीच उपस्थित है। तो ये हमारे लिए भी सम्मान की बात है कि वे आज हमारे लिए हमारे महाविद्यालय में या इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं सरकार और पूरे सम्मान के साथ सर को आमंत्रित करता हूं कि काव्य लेखन पर आप अपने मौलिक विचार रखें। डॉक्टर तारो सिद्दीक जी, डेरा नातुंग शासकीय महाविद्यालय ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। सर, आप सह स्वागत है। आप अपना चिंतन प्रस्तुत करें। डॉक्टर तारो सिद्दीक जी। बहुत 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 धन्यवाद संतोष जी, इस बहुत ही क्या कहूँ मैं, भावभीनी परिचय के लिए। सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, स्पष्ट है? मेरी आवाज़ स्पष्ट है? हाँ सर, स्पष्ट है। ओके जी, ठीक है जी। मेरा मन तो एकदम से गदगद हो गया है आपके इस बहुत ही प्रेम भरी जो परिचय है मतलब अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनने की हमें आदि नहीं है, इसलिए जब कोई इस तरह की बातें करते हैं तो थोड़ा सा असहज हो जाते हैं हम। खैर, हिंदी विभाग रघुनाथ भगवान दास अटल कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय गेवराई, जिला बीड, महाराष्ट्र द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर रजनी शिकरे जी और संयोजक मेरे मित्र संतोष नगरे जी और इस आवासीय पटल पर उपस्थित सभी संकाय सदस्य। एक सेकेंड, मैं माफ़ी चाहूँगा, किसी का माइक जो है वो ऑन है, जिससे कई तरह की आवाज़ें आ रही हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया अपना माइक जो म्यूट पे रखें, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो ये हो रहा है, भग्न हो रहा है, विघ्न बाधा आ रहा है। खैर जी, इस आवासीय पटल पर जितने भी अभी संकाय सदस्य जो विद्वत जन मौजूद हैं और जिनके लिए खासकर आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, जितने भी विद्यार्थी गण हैं, चाहे वो हिंदी से हो या नहीं हो, और समस्त महाराष्ट्र को मैं डॉक्टर तारो सिद्दीक, सूर्योदय की भूमि अरुणाचल प्रदेश से आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। ओके, पता नहीं, मेरा महाराष्ट्र से एक अजीब सा एक मैत्री संबंध जो है बन गया है। मैं जैसे शिमला में गया मैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं रिफ्रेशर कोर्स के लिए गया, फिर गोवा यूनिवर्सिटी में रिफ्रेशर कोर्स के लिए गया। इन तीनों यात्राओं में महाराष्ट्र से मेरे इतने अच्छे अच्छे मित्र बन गए हैं, तो मेरा एक स्थायी संबंध जो है वो महाराष्ट्र के साथ बन गया है। हाँ, तो मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त जो है वो महाराष्ट्र से बन गए हैं। जैसे मैं कुछ नामों का उल्लेख करना चाहूँगा कि प्रकाश कोपर्दे जी हैं, विनायक कापावर जी, प्रवीण टुपे जी, संग्राम सिंधे जी, मुकेश गायकवाड़ जी, कृष्ण गायकवाड़ जी, विष्णु गोविंदराव राठौड़ जी, पंडित बन्ने जी, रमेश जाधव, इतने सारे मित्र जिनके साथ बहुतों के साथ तो नहीं, लेकिन 2 या 3 लोगों के साथ अभी भी मेरा जो संपर्क बना हुआ है, खासकर प्रकाश कोपर्दे जी के साथ तो हमारी बातचीत होती रहती है। तो ये जो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र मेरे लिए बहुत ही एक विशेष राज्य बन गया है। देश के लिए तो है ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा इसके साथ एक गहरा संबंध बन गया है। इसलिए मुझे लगता है कि आज यदि ये कार्यक्रम ऑफलाइन होता और हम आमने सामने होते एक दूसरे के, तो कितना बेहतर होता। लेकिन इस कोविड-19 के कारण जो है हम इस विडंबना में है कि हम दूर से ही एक दूसरे के साथ
जुड़े रहने के लिए अभिशप्त है फिलहाल के लिए। इसलिए मेरी बड़ी इच्छा है कि किसी दिन मैं महाराष्ट्र आऊं, आप लोगों के साथ सामने से ही मैं आमने सामने रूबरू हो जाऊं, ऐसी मेरी तमन्ना है। और ईश्वर से कृपा है कि ये कोरोना का संकट जो है जितना जल्दी हो सके वो टल जाए, ताकि हम लोगों का मिलना जुलना फिर से सामान्य हो जाए, हम फिर से आमने सामने हो सके। और आज जिस विषय के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, काव्य लेखन के लिए, मैं अपनी बात आरंभ करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूँगा और एक क्षमा याचना भी करना चाहूँगा, ये बताते हुए कि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ इस विषय का, कि कविता लेखन को लेकर मैंने बहुत काम किया हो या फिर ठीक है। हाँ, तो कि मैंने ना ही इस पर बहुत गहरा काम किया है, ना ही उस तरह से मैंने कोई अध्ययन किया है काव्य लेखन को सैद्धांतिक रूप पर। जो बहुत मैं थोड़ा बहुत जो लिखता हूँ वो तो मेरे ऐसे ही मन के भीतर जो उधेड़ बुन है, उसे तो मैं ऐसे ही समय समय पर अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए जिस अपेक्षा के साथ मुझे आज इस मंच पर आपने आमंत्रित किया है आपके विद्यार्थीगण के लिए, मुझे नहीं पता कि मैं आपकी उस अपेक्षा पर खरा उतरूंगा या नहीं, या फिर आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को मैं तृप्त कर पाऊंगा या नहीं। तो एक प्रकार की क्या कहूँ मैं, आत्मविश्वास की जो बात होती है ना, मुझे लगता है कि वो अक्सर मलवाड़ी जी आपका माइक वो बहुत जोर से लग रहा है कान पे। ठीक, तो वही है, मैं कह रहा था कि मैं आज यहाँ पर आ तो गया हूँ आपके समक्ष, लेकिन मैं इस मंच का और इस अवसर के साथ मैं न्याय कर पाऊंगा नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी हो, मैं अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी मैंने सीखा है और जिस तरह से मैं अभी लिखने को मैं प्रयत्नरत हूँ, उसी आधार पर आप सभी के साथ मैं चंद बातें साझा करना चाहूँगा। तो मुझे आज का जो विषय दिया गया है काव्य लेखन, तो क्योंकि चूंकि मेरी ये जो संवाद है ये विद्यार्थियों के साथ ही है, इसीलिए मैं उसी दृष्टि से मैं बातचीत करूंगा, जैसे मैं अपने ही क्लास में अपने बच्चों के साथ मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, उसी दृष्टि से मैं बातचीत करना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि कोई बहुत बड़ा विद्वान जो है वो व्याख्या देने के लिए आया है। मुझे प्रमुख व्याख्याता के रूप में बुलाया तो ज़रूर है, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, ना ही कोई बहुत बड़ा पंडित हूँ। तो जिस तरह से एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के बीच का जो वार्तालाप होता है एक चार दीवारी के कक्ष के अंदर, उसी के मद्देनजर मैं आप सभी के सामने ये बातें रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे जिस तरह के जो विषय दिए गए हैं संतोष जी के द्वारा, ओके, तो सबसे पहले तो काव्य क्या है इस पर मुझे बोलना है। तो साहित्य पढ़ने वाले या हिंदी पढ़ने वाले अक्सर इस प्रश्न से जरूर गुजर के आए होंगे और आपको आपकी क्लास में कई बार बताए भी होंगे कि काव्य होता क्या है, कविता क्या है। तो मैं जो बातें कहूँगा वो कोई नई बात नहीं होगी, वो पुनरावृत्ति ही होंगी, यानी कि आपने जिन जिन बातों को सुना है वही बातें आपने इस कार्यक्रम के दौरान आप सुनेंगे, पुनरावृत्ति। तो पहले तो मैं कुछ जो किताबी जो बातें हैं, जिस तरह से संस्कृत के विद्वानों ने, हिंदी के विद्वानों ने या पश्चिमी देश के कुछ विद्वानों ने कविता को लेकर अपने अपने जो मत प्रस्तुत किए हैं उस पर मैं जाना चाहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो करके, उसमें ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि
साहित्य जो है आप जैसे जानते हैं उसको प्रमुख रूप से विधा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो है पद्य और दूसरा है गद्य। ये बहुत ही सामान्य बात है, ये हिंदी पढ़ने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। तो पदों में रचित जो कविताएं जो साहित्य हैं उसी को काव्य कहा गया है, कविता कहा गया है। और फिर इस कविता के अंतर्गत फिर कई सारे उसको उसके उपभाग इसको किए गए हैं, जैसे महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, गीति काव्य है, चंपू काव्य है, हाइकू काव्य है। यानी कि ये जितनी भी कविताएं हैं वो उसकी जो शैली है वो शैली जो है वो पदों पर ही रचित होती है। और जैसे साहित्य इस कविता का जो इतिहास हम जो पढ़ते हैं तो कविता की इतिहास की जो शुरुआती दौर की जो कविताएं हैं वो छंदों में बंधे हुए, कई प्रकार के छंदों में जो काव्य शास्त्र में कई प्रकार के छंद गिनाए गए हैं उसका अनुसरण करते हुए फिर आधुनिक काल छायावाद तक आते आते कविता को छंदों की बंधन से आज़ाद मिल गई, फिर छंद मुक्त कविताएं। लेकिन कहीं ना कहीं कविताओं की एक सामान्य विशेषता रही है, वो है उसकी लय। कविता चाहे गद्य के जैसे ही क्यों ना लिखी जाए लेकिन उसकी एक लय तो ज़रूर बनी रहती है। यानी कि ऐसी विधा जो लय में बंधी हुई हो सके तो तुक हो, तुकांत हो वो। तो कविता जो है एक ऐसी साहित्यिक विधा है जो पदों में रची जाती है, एक सामान्य सी एक परिचय, ये जैसे आप सभी जानते हैं। अब संस्कृत के जो विद्वान गण हैं, काव्य शास्त्री जो आचार्य रहे हैं, उन्होंने जो काव्य को लेकर अपने मत प्रस्तुत किए हैं वो हम देखते हैं। ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम केवल 3 लोगों को देखेंगे। भामा, आचार्य भामा कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ से युक्त जो कुछ भी है वही साहित्य है, यानी कि काव्य है। लेकिन मैं इसका विश्लेषण तो नहीं करना चाहूँगा, फिर भी इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भामा की इस काव्य जो लक्षण है इसको लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है कि शब्द और अर्थ से युक्त अगर कहेंगे तो संसार में जितनी भी अलग अलग जो क्या कहते हैं ज्ञान विज्ञान के शाखाएं हैं उन सभी को हमें साहित्य कहना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा शब्द नहीं हो सकता जिसका कोई अर्थ ना हो। जिसका कोई अर्थ ना हो तो फिर भाषा में आ ही नहीं सकती। इसीलिए अगर हम केवल शब्द और अर्थ को ही अगर हम साहित्य का आधार माने तो विज्ञान को भी हमें साहित्य मानना पड़ेगा, हमें गणित को भी साहित्य मानना पड़ेगा, हमें इतिहास को भी साहित्य मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, अव्याप्ति का दोष है, अतिव्याप्ति का दोष है, माफ करेगा, अतिव्याप्ति के दोष होने के कारण शब्दार्थ सहित काव्यम को काव्य का सही लक्षण नहीं माना जा सकता। फिर आचार्य जगन्नाथ का कहना है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम, अर्थात सुंदर अर्थ को प्रकट करने वाला ऐसा जो वाक्य है वही काव्य होता है। यानी कि ऐसी रचनाएं जो बहुत ही सुंदर या रमणीय अर्थ को प्रकट करता हो उसे साहित्य काव्य कहा जाता है। फिर उसी तरह विश्वनाथ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि ऐसा रस युक्त वाक्य ही वो काव्य है। तो आचार्य विश्वनाथ ने जो रस को इस काव्य लक्षण के तहत जो है रस को काव्य की आत्मा के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो मुझे लगता है कि विश्वनाथ द्वारा जो दिए गए जो काव्य लक्षण है ये सबसे ज़्यादा सटीक लगता है, क्योंकि जब भी काव्य की हम चर्चा करते हैं तो रस को मूल रूप में हम रखकर चर्चा करते हैं। फिर चलो इस पर हम आगे नहीं जाएंगे, ज़्यादा बहुत भीतर नहीं जाएंगे। फिर पश्चिम के जो आचार्य है अरस्तु, वो कहते हैं कि पोइट्री इज एन आर्ट, आर्ट इज इमिटेशन ऑफ नेचर।
अर्थात काव्य एक कला है और कला प्रकृति का अनुकरण है। यानी कि ये जो हमारे साहित्य के इतिहास में शुरुआत से लेकर अभी तक जितनी भी रचनाएं उपलब्ध है अरस्तु के अनुसार, वो सब के सब जो है प्रकृति का अनुकरण मात्र है। हम इस बात को झुटला नहीं सकते कि प्रकृति के बगैर जो साहित्य नहीं लिखी जा सकती। प्रकृति जो है एक केंद्रीय तत्व के रूप में अवश्य मौजूद है, लेकिन मुझे कभी कभी इस परिभाषा से लगता है कि केवल अनुकरण ही क्यों कविता हो सकती है। ये अनुकरण की जो बात आई है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा आपत्तिजनक है और कई लोगों ने इसको शायद नकारा भी है। फिर मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि कविता के मूल में जीवन की आलोचना है। ये कविता के बाह्य पक्ष की तरफ इनकी दृष्टि गई है कि कविता असल में होता क्या है। साहित्य में वही होता है, जीवन की सारी लेखा जोखा उसी में समाहित होता है। हम जो भी लिखते हैं, किसी भी रूप में लिखते हैं, किसी भी शैली में, किसी भी अंदाज में, चाहे उसमें प्रतीक जो भी हो, बिंब जो भी हो, कल्पना जैसा भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका संबंध जगत से ही तो है, जीवन से ही तो है। तो हम अपने साहित्य के माध्यम से कहीं ना कहीं उसी जीवन का, उसी जगत का हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं। तो कई बार मुझे ये ठीक लगता है। फिर शैली का कहना है कि कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है। ये भी जाहिर सी बात है कि कल्पना शक्ति के बगैर जो है कोई भी साहित्यिक सृजन जो है वो संभव नहीं है। तो कल्पना का उड़ान तो भरता ही है। इसीलिए कहा जाता है कि आप सभी ने सुना ही होगा कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब जहाँ रवि नहीं पहुँच सकते वहाँ कवि क्यों पहुँच पाते हैं? वो इसलिए पहुँच पाते हैं क्योंकि उसकी कल्पना शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। वो अपनी कल्पनाओं के आधार पर किसी भी बात को किसी भी तरीके से वो प्रस्तुत कर सकती है। और यही कल्पना के कारण ही कला जो है, मुझे लगता है कि वो बहुत सुंदर बन पड़ती है। कल्पना शक्ति के बगैर जो है सृजनात्मकता भी मुझे लगता है वो अधूरी है। और अब हम देखते हैं हिंदी के जो आचार्य हैं वो क्या कहते हैं। आचार्य देव कहते हैं, ऐसे सार्थक शब्द समूह जिनके चंद, भाव, रस, अलंकार, माफ करेगा, ऐसे सार्थक शब्द समूह जिनमें चंद, भाव, रस एवं अलंकार हो उसे काव्य कहते हैं। यहाँ पर आचार्य देव ने कविता के जो कला पक्ष है उसकी तरफ उनका ध्यान गया है कि ऐसे शब्द, सार्थक शब्द समूह जिसमें चंद हो, रस हो, अलंकार हो, ये सारे के सारे जो है काव्य के ऐसे तत्व हैं जो कविता को कविता बनाती है। हालांकि आज के ज़माने में छंदों का प्रयोग जो है लगभग वो समाप्त हो गया है और मुझे लगता है वो भाई उसका प्रासंगिकता भी लगभग समाप्त हो गया है। जैसे हमने पहले भी कहा कि छंदबद्ध कविता लिखने की जो परंपरा है वो द्विवेदी युग तक विधिवत रूप से चलता है, लेकिन छायावाद में जिस तरह से क्या कहते हैं वो क्रांतिकारी कवि निराला जी ने तो स्पष्ट घोषणा किया था कि जिस तरह से मनुष्य की मुक्ति होती है उसी तरह से काव्य की भी आज़ादी होती है। और काव्य की आज़ादी क्या है? वो छंदों के बंधन से मुक्ति पाना। तो उस तरह की घोषणा के साथ हम देखते हैं कि छायावाद में किस तरह से छंदहीन कविताएं लिखना शुरू किया। फिर वो परंपरा प्रगतिवाद के कवियों ने उसको आगे बढ़ाया। फिर प्रयोगवादी कवि तो लगभग गद्य की तरह ही कविता लिखने की एक शैली शुरू कर दी। तो वो चली आ रही, आज भी चली आ रहे हैं। आज भी ऐसे कई सारी कविताएं हैं जिनको पढ़ने से लगता है कि वो गद्य हैं, सिर्फ लय के रहते जो है हमें लगता है कि वो कविता है। तो इसके साथ फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध की रक्षा का निर्वाह होता है।
एक बहुत बड़ी बात कह दी है। और इसी बात का जिक्र जो संतोष जी अपनी भूमिका में वो कर रहे थे कि मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए काव्य की बेहद आवश्यकता है। वो काव्य ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। तो यहाँ पर वही बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कविता एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और शेष सृष्टि के साथ एक रागात्मक संबंध को स्थापित करने के लिए कविता एक सेतु का काम करता है। इस पर हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे कविता जो है वो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने की काम करती है। इसके बाद महादेवी वर्मा कहती हैं कि कविता हमारे व्यस्त या सीमित जीवन को समष्टि या व्यापक तक फैलाने के लिए व्यापक सत्य को अपनी परिधि में बांधती है। बहुत ही इसकी जो परिभाषा है बहुत दर्शन का पुट इसमें मुझे लगता है कि कविता क्या है, वो अपने व्यस्ति यानी कि सीमित परिधि से निकलकर समष्टि के साथ जोड़ने का एक साधन है। ये हम रस सिद्धांत में भी पढ़ते हैं कि कविता जो है, और यही बात जो है संतोष नगरे जी शुरू में आप कह रहे थे कि कविता कभी भी अपना व्यक्तिगत मसला या वो नहीं हो सकता, अपना व्यक्तिगत कभी भी वो वस्तु नहीं हो सकती। हाँ, वो अनुभूति के स्तर पर उसकी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन जब उसे वो अभिव्यक्त करते हैं साहित्य, फिर वो जब पाठकों के समक्ष आती है तो वो व्यक्ति से विस्तृत होकर वो समष्टि का एक हिस्सा बन जाता है। तो ये क्या है, इन आचार्यों द्वारा, जैसे संस्कृत के हुए, पश्चिम और हिंदी के, इन आचार्यों द्वारा दिए गए अपने अपने मत हैं, और जिसमें माफ करिएगा, और इन सभी आचार्यों ने मुझे लगता है कि सबने कविता के कुछ कुछ अंगों को ही सत्य मानकर या पूर्ण मानकर अपना अपना मत प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हालांकि छोटी बड़ी बात होगी मेरा इस तरह की बातें कहना उन आचार्यों के बारे में। इतने प्रखान पंडित रहे हैं ये लोग, और यही लोग युग निर्माता के रूप में भी अपने समय में रहे हैं। खैर, मैंने तो बस अपना मत उसके साथ प्रस्तुत करनी है। तो जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत अनुभूति की जो सवाल है, जो मेरी अपनी समझ है कि कविता क्या है, मेरे हिसाब से मेरे अपने मत में कविता, मुझे लगता है ये निकालना पड़ेगा। अब आ रही है मेरी आवाज संतोष जी? संतोष जी, आप सुन रहे हैं मुझे? आ रही है सर, आ रही है। ओके, वो कान पे लगने से ना बहुत जोर जोर से बीच बीच में ना लग जाता है। ठीक है, तो मैं देखिए आप अब भी आ रही है। हाँ जी, तो मेरी अपनी अनुभव के आधार पर व्यक्तिगत अनुभूतियों को संवेदनाओं के आधार पर लयात्मक एवं अनुशासित पंक्तियों में अभिव्यक्त करना कविता है मेरे हिसाब से, मेरे अपनी व्यक्तिगत हिसाब से। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के मत को खंडित कर रहा हूँ या काट रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो कविता को लेकर हर किसी की अपनी अपनी दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कविता को ना ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि कविता क्या है। इस बात का उत्तर दे पाना जो है, मुझे नहीं लगता कि ये तर्क संगत होगा। जो भी इसका उत्तर देना चाहेंगे वो कहीं ना कहीं वो अपूर्ण होगा या फिर एकांगी होगा, क्योंकि वो अपने अनुभूति के आधार पर ही आप उस कविता को व्याख्यायित करेंगे। और अनुभूति ऐसी चीज है कि हर किसी की अनुभूति वो एक जैसी नहीं हो सकती। आदमी का जैसा स्वभाव होगा और जिस तरह का उसका कार्य क्षेत्र है और जिस प्रकार से उनका परिवेश है, उस हिसाब से
उस आदमी का व्यक्तित्व निर्मित होता है, उसका दृष्टिकोण भी निर्मित होता है। तो उसी आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना मत हो सकता है, और कविता को इस तरह व्याख्यायित करना या फिर उसको चंद पंक्तियों में परिभाषित करना, मुझे नहीं लगता है कि ये संभव हो पाएगा। इसलिए अपने हिसाब से ही आप उस कविता को समझ सकते हैं, उसे व्याख्यायित कर सकते हैं। फिर भी एक बात अब मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो रस की बात आती है, मुझे लगता है कि मेरे अपनी अनुभूति के आधार पर कि ये कविता का प्राण तत्व है। बाकी जो अलंकार है, छंद है, बिंब है, प्रतीक है, इनका होना भी जरूरी है, लेकिन ये सब भी उस कविता में रस तत्व को पोषित करने के लिए ही आवश्यक है। अगर इनके होने से अगर रस की निष्पत्ति ना हो तो उनका होना वो व्यर्थ है। चाहे प्रतीक योजना की बात करें, बिंब योजना की बात करें, अलंकार योजना की बात करें, भाषा प्रयोग की बात करें, सबका साध्य जो है मुझे लगता है वो रस ही है। और इसी रस के कारण ही एक कविता, एक कवि द्वारा लिखी हुई जो कविता है, वो कविता जो है वो सहृदय को आह्लादित कर पाती है। और फिर कविता का आनंद उठाने के लिए फिर जरूरी है कि ये सहृदय का होना। अगर आप सहृदय नहीं हो तो आप अपनी कविता में जितनी भी रस को वहां पर आप संचार करें, लेकिन जब तक सहृदय नहीं होगा तो आपको उस कविता में आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन आप सहृदय हैं तो तब जाकर कविता जो है वो व्यस्ति से वो समस्ती की तरफ वो विस्तृत हो जाता है, जिसको काव्य शास्त्र में साधारणीकरण कहा गया है। तो कविता को साधारणीकृत करने का मूल तत्व मुझे लगता है वो रस ही है। रस के बिना जो है साहित्य जो है वो अधूरी है। और फिर काव्य शास्त्र में आपने देखा 9 प्रकार के मुख्य जो रस हैं, मानस की भावनाओं से बनी हुई है रस। तो ये छोटी थोड़ी बहुत बातें कविता क्या है पर मैंने रखने का प्रयास किया। मुझे नहीं पता कि हमारे जो विद्यार्थी गण, और मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कि कितने विद्यार्थी गण अभी जुड़े हैं, क्योंकि मैं जिनको भी देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि वो सबके सब संख्याएं सदस्य ही है। स्टूडेंट्स मुझे बहुत, शायद उसके पिक्चर्स नहीं है इसलिए मुझे शायद नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जितने भी लोग नजर आ रहे हैं वो थोड़ा बहुत ऐसे स्टूडेंट जैसे तो नजर नहीं आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम तो है वो विशेषकर विद्यार्थियों के लिए ही है। अच्छा नागरिक जी, संतोष जी है ना यहाँ पर? विद्यार्थी तो जुड़े हुए हैं ना? हेलो संतोष जी। हाँ सर, जुड़े हुए हैं। विद्यार्थीगण तो जुड़े हुए देख रहे हैं ना? जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। ओके 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 ठीक है। तो ये तो हुई बातें कविता को लेकर कि कविता क्या है, होता क्या है ना? तो फिर से इसी नहीं व्याख्यायित कर सकते। आप अपने अनुभव के हिसाब से, अपने अध्ययन के हिसाब से, आधार पर आप जिस तरीके से आपने समझा उसके आधार पर ही आप कविता को व्याख्यायित कर सकते हैं। इसलिए वो कभी भी पूर्ण रूप से कविता को व्याख्यायित नहीं कर सकते। अब इसके बाद आते हैं कि कविता की उपयोगिता या उसकी आवश्यकता क्यों है, उसकी क्या उपयोग। इस पर प्रवेश करने से पहले फिर मैं हिंदी साहित्य के इतिहास की ओर वापस जाना चाहूंगा कि हमारे भारत में साहित्य का जो इतिहास है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्राचीन है। आदि कवि कालिदास। अब देखते हैं कि साहित्य इतने वर्षों से लिखी जा रही है और आज भी अनवरत वो चलता रहता है। आज भी साहित्य लिखने की जो धारा है वो कहीं भी अवरुद्ध नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो और विस्तृत हो गया है और उसके विषय और ज्यादा व्यापक हो गया है।
लिखने वालों की संख्या जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्यों लिखने की जरूरत है? क्यों ये धारा जो है वो आज भी प्रवाहमय है? तो कहीं ना कहीं कविता में कुछ ऐसी बात तो होगी जिसको लोग आवश्यक महसूस कर रहे हैं, जिसको आज भी लिखे जा रहे हैं। हजारों वर्ष पहले शुरू हुई एक परंपरा जो आज भी अनवरत वो चली आ रही है, वो टूट नहीं रहा है, बल्कि और ज्यादा वो व्यापक रूप से विस्तृत हो रहा है और नए नए रूपों में, अलग अलग विषयों में, अलग अलग विमर्शों में ये आज जो है वो अलग अलग साहित्य वो जन्म ले रहा है। तो इस पर जो संतोष जी ने आरंभ में भूमिका में जो बातें कही, मैं उसको फिर से दोहराना चाहूंगा शुक्ल जी के ही वक्तव्य का हवाला देकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि चाहे इतिहास हो ना हो, चाहे इतिहास ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता अवश्य ही होगी। इसका क्या कारण है? बात यह है कि संसार के अनेक कृत्रिम व्यापारों में फंसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर रहता है। अतएव मानुषी प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। कितनी सुंदर बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने कविता को एक औषधि के रूप में यहाँ पर कही है कि उनके लिए उनके अनुसार कविता जो है एक औषधि है। और किस प्रकार की औषधि है? एक ऐसी औषधि जो मनुष्य की मनुष्यता को जाने से वो बचाए रखती है। इस बात को और थोड़ा और गहरे से समझने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम मनुष्य, हमारी मनुष्यता जो है, जैसे इस पंक्ति में शुक्ल ने कहा है कि उसकी जाने का डर जो है वो हमेशा बना रहता है। और कैसे बना रहता है कि हमारे मन में इतनी सारी इच्छाएं हैं, इतनी सारी लालसाएं हैं, वासनाएं हैं। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमें ये घर चाहिए, हमें वो जायदाद चाहिए, वो जमीन चाहिए। हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है और एक ऐसी कृत्रिम दुनिया के भूलभुलैया में हम फंसे हुए हैं जहां से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और इस भूलभुलैया में रहकर जो है हम मनुष्य में भी जो एक क्या कहते हैं प्राकृतिक जो हमारे जो गुण हैं उस पर जो है कृत्रिमता और यांत्रिकता जो है वो हावी होता जा रहा है, जिसके कारण जो है वो मनुष्यता या फिर हम कहें संवेदना वो कहीं ना कहीं जो है वो उसका ह्रास होता जा रहा है। तो ऐसे में कविता जो है वो एक औषधि के रूप में हमारे समक्ष आता है और हमारे अंदर की जो मनुष्यता है, हमारे भीतर की जो संवेदना है, उसे वो हमेशा बचाए रखता है। तो साहित्य किस प्रकार से कविता किस प्रकार से हमारी मनुष्यता को बचाए रखता है, इसके लिए हमारे बीच सबसे अच्छा उदाहरण है भक्तिकाल। भक्तिकालीन साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, उस युग को जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमें ये मिलता है कि किस प्रकार से कुछ चंद कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से, अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से अपने समाज में जागरण की ज्योति जलाता है। कैसे उसमें मानव मूल्य को फिर से जगाने का प्रयास करता है, कैसे सांस्कृतिक मूल्य को फिर से उसको उठाने की काम करते हैं। जैसे कबीर को ही ले लीजिए, उनका जो वाणी है हजारों वर्ष पहले लिखी गई। 1000 वर्ष तो नहीं हुए हैं अभी तक, लेकिन 800-900 वर्ष तो हो गए हैं, है ना? तो इतनी पुरानी उनकी जो वाणियां हैं, उन वाणियों को आज भी लोग क्यों पढ़ते हैं? क्यों वो लुप्त प्राय नहीं हुए? क्यों वो गुम नहीं हो गए? आज भी उनकी वाणियों को लोग पढ़ते हैं, आज भी उनका पंथ चलता है, कबीर पंथ चलता है। ये क्यों है? इसीलिए है क्योंकि कबीर जो बातें कह गए हैं, उन बातों से हमें एक उज्जवल जीवन का एक उज्जवल पक्ष जो नजर आता है, समाज में चलने का एक सही रास्ता नजर आता है और मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की एक भावना हमारे अंदर जागृत होता है।
इसीलिए कबीर की वाणी आज भी जीवित है, कबीर का पंथ आज भी चलता है। एक अनपढ़ एक अनपढ़ एक साधु द्वारा, एक संत द्वारा, जो केवल अनुभूति ज्ञान के आधार पर ही, जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी वाणी से समाज को रास्ता दिखाते आए हैं, उसकी वाणी आज भी हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे चेतना को वो कितना वो उद्वेलित करता है, कितना वो उसमें रोशनी भरती है। फिर जायसी को ही ले लीजिए, पद्मावत। फिर तुलसी का रामचरितमानस देखिए, उस अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत में गीता से ज्यादा रामचरितमानस को पूजे जाते हैं। उसको एक धर्म ग्रंथ के रूप में माना जाता है, जबकि रामचरितमानस एक धर्म ग्रंथ नहीं है, जब वो एक शुद्ध साहित्यिक कृति है। आचार्य रामचंद्रेश्वरी, माफ करेगा, तुलसीदास द्वारा लिखे हुए एक महाकाव्य है। लेकिन भी उत्तर भारत में रामचरितमानस को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है, और उसी के आधार पर ही एक राम राज्य की जो परिकल्पना है उसने जन्म लिया, जिसकी इच्छा जो है हमारे युग पुरुष महात्मा गांधी को भी थी। वो चाहते थे कि हमारे देश में राम राज्य की स्थापना हो। तो ये राम राज्य की जो परिकल्पना है वो तुलसीदास के रामचरितमानस से ही आया है। तो कैसे एक कविता जो है एक समाज की स्थापना के लिए लोगों में ये चेतना जागृत कराता है, कैसे एक युग को निर्मित करने में एक साहित्य जो है वो एक भूमिका अदा करती है। फिर सूर की जो बाल कृष्ण और किशोर कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन है, किस तरह से ये ब्रज में, मथुरा में, वहां के जन जन में ये खुशियों का संचार करता है ना, कैसे समाज में एक वो रस भर देता है। तो इस तरह से जो साहित्य है, कविता है, वो हमेशा जीवन के उज्जवल पक्ष को ही हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, और यही उज्जवल पक्ष जो है एक मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इसलिए भक्तिकालीन जो साहित्य है उसे स्वर्ण युग के नाम से पुकारा गया है। ऐसे ही उसे स्वर्ण युग नहीं कहा गया है। गोल्डन पीरियड कहने के पीछे यही उज्जवल पक्ष है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, सांस्कृतिक स्तर पर हो, या धार्मिक स्तर पर हो, या फिर व्यक्तिगत स्तर पर हो। हर स्तर पर भक्तिकालीन साहित्य ने उत्थान का ही काम किया है। इसलिए साहित्य में नव जागरण का पहला चरण जो है वो भक्ति काल में ही देखने को मिलता है। फिर बाद में नव जागरण आता है द्विवेदी युग में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मोहम्मद ने किस प्रकार से काव्य प्रयोजन को लेकर अपनी बातें कही हैं कि काव्य किस प्रकार से लिखी जाती है ना। उन्होंने जैसे कहा कि काव्यम यशस्य अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्यः परिनिवृत्ते कांता समित तयोपदेश युजे। तो इस श्लोक में आचार्य मोहम्मद ने 6 प्रकार के काव्य प्रयोजनों का उल्लेख किया है, जिसमें है यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान के लिए, अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, आत्म शांति या आनंदोपलब्धि, और पत्नी के समान मधुर उपदेश देना। तो कविता ये सारा काम करती है। चलो, यश की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति। आज के समय में बहुत सारे लोग जो है अर्थ की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अर्थ की प्राप्ति जो है अब ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। फिर व्यवहार ज्ञान के लिए कविता हमें व्यवहार ज्ञान अब सिखाता है। फिर अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल के लिए, जैसे तुलसीदास कृत रामचरितमानस का मैंने जिक्र किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से रामचरितमानस का सबसे सुंदर पक्ष उसके लोक मंगल की भावना ही है। फिर आत्म शांति या आनंद उपलब्धि के लिए कविता करके आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, एक तृप्त आप अनुभव करते हैं। फिर कविता जो है आपको जिस तरह से कोई पत्नी जो है अपने
अपने पतिदेव को वो उपदेश देती है, उसी प्रकार से कविताएं भी उपदेश देती है। तो कविताओं में ये सारे तत्व हैं, जिसके कारण जो है इसकी उपयोगिता आज भी बनी हुई है, इसकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कविता जो है वो हमारे उदात्त भावनाओं को पोषित करता है, जैसे प्रेम हुआ, दया, सहानुभूति, ममता, सद्भावना, अहिंसा, ये सारे भावना जो है वो कुल मिलाकर एक मनुष्य को एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। श्रेष्ठ नहीं तो चलो एक सामान्य मनुष्य ही वो बनाता है। इन्हीं सद्गुणों के कारण हम मनुष्य जो है वो पशुओं से भिन्न है, और इन्हीं भावनाओं को पोषित करती है कविताएं। और जहां तक नकारात्मक जो भावनाएं हैं, जैसे ईर्ष्या हुआ, द्वेष, लोभ, मोह, मद आदि, ये सारे जो नकारात्मक भावनाएं हैं, इसका विलय हमारे अंदर से हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं जो भी साहित्य से प्रेम करते हैं, कविता से प्रेम करते हैं, उसके स्वभाव में हम अवश्य ये सारे गुणों को हम देखने को मिलता है। वो अन्य लोगों से थोड़ा जरूर अलग होता है, उसमें प्रेम ज्यादा रहता है, दया ज्यादा रहता है, सहानुभूति उसमें ज्यादा होती है, ममता, सद्भावना, और वो अहिंसक ही होगा। तो साहित्यिक प्रेमी जो होते हैं वो हमेशा शांत स्वभाव के ही होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं। इवन हम अपने कॉलेज में भी देखते हैं कि जो बच्चे साहित्य पढ़ते हैं, उनके स्वभाव और अन्य विषयों को पढ़ने वाले जो विद्यार्थी गण होते हैं, उनके स्वभाव में थोड़ा बहुत अंतर जरूर आता है, क्योंकि साहित्य का जो संस्कार है वो हमारे मानस में उसका कुछ अंश जो है वो अवश्य रह जाता है। तो यही साहित्य की उपयोगिता है कि वो हम मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ मैं इस पक्ष को यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा, उपयोगिता वाली पक्ष को, कि क्या कहते हैं, बिहारी को सब जानते हैं, आप सभी पढ़ते हैं। उनका एक दोहा अत्यंत ही प्रसिद्ध है, आप अपने पाठ्यक्रम में भी अवश्य पढ़ते होंगे, कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकसु इह काल, अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल। आप सब जानते हैं कि वो अपने दरबारी जो राजा है जय सिंह, किस तरह से वो अपनी नई नवेली जो पत्नी है उसके प्रेम में वो ऐसा लिप्त हो गया था कि वो अपने जो एक राजा का जो दायित्व है, उस दायित्व से वो विमुख हो रहा था। तो इस क्या कहते हैं, बिहारी ने इस दोहे को पढ़ा उसके समक्ष, और इस दोहे को पढ़कर जो है उनको अपनी दायित्व का बोध हो गया, और फिर से वो अपनी एक राजा की जिम्मेदारी निभाने के लिए वो तत्पर हो गए। तो देखो, इस प्रकार से कविता जो है हमारे स्वभाव को बदलने का काम करता है, हमें गलत रास्ते पे जाने से वो रोकता है ना, वो अंधकार की ओर हमें जाने से रोकता है। तो कुल मिलाकर कविता जो है वो सत्यम, शिवम और सुंदरम को वो पोषित करता है। यही कविता की उपयोगिता है और कविता की आवश्यकता है। उसके बाद हमारा अगला जो पक्ष है वो है समसामयिक यथार्थ और कविता। समसामयिक यथार्थ और कविता यानी कि समय, समसामयिकता और कविता के बीच का जो अंतर संबंध है वो क्या है ना। हम एक वाक्यांश हमेशा सुनते रहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी साहित्य में उसी को तो पढ़ते हैं, अपनी कविताओं में उसी को तो पढ़ते हैं जो हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो लोग जिस तरह की लोग सोच विचार रख रहे हैं, जैसे आचार विचार हैं, वही तो हमारे साहित्य में है। तो समसामयिकता और कविता ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यानी कि कविता को लिखने के लिए जो प्रेरणा चाहिए होती है, वो प्रेरणा कहाँ से आती है? वो प्रेरणा आता है हमारे आसपास का जो वातावरण है और युगीन परिवेश है। ये जो युगीन परिवेश है, ये साहित्य को निर्मित होने में ये एक बहुत
केंद्रीय भूमिका निभाती है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब हिंदी साहित्य के इतिहास लिख रहे थे तो उन्होंने इसी आधार पर, इसी दृष्टिकोण के आधार पर ही उन्होंने अपना साहित्य लिखा है। तो इस साहित्य के पहले ही पन्ने में, इस पुस्तक के पहले ही पन्ने में वो अपना दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही इतिहास कहलाता है। इसको व्याख्यायित करने की जरूरत नहीं है। यानी कि साहित्य के लिए ये जो युगीन परिवेश है वो एक उपजाऊ जमीन तैयार करती है। उसी जमीन से साहित्य जो है खड़ी होती है, क्योंकि उसी युगीन परिवेश में एक संवेदित जो व्यक्ति है वो जो अपनी कला और अपनी सृजन शक्ति के योग से अपने साहित्य को वो खड़ा करता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कविता जो है वो समय की ही उपज है। तो इसलिए हम देखते हैं आदिकालीन जो साहित्य है वो भक्तिकालीन साहित्य से भिन्न है। तो वही क्या कहते हैं, रीतिकालीन का काव्य वो भक्तिकाल की काव्य से अलग है। फिर आधुनिक काल की जो इतने सारे काव्य आंदोलन खड़े हुए हैं वो सब एक दूसरे से भिन्न है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि परिवेश फिर एक जैसा होता नहीं, युगीन परिवेश कभी एक जैसा होता नहीं है, कालांतर में उसमें परिवर्तन आता जाता है। तो जिस प्रकार से परिवर्तन आएगा, जिस रूप से, उसी हिसाब से फिर कविताओं का भी रूप बदलता है। तभी जाके अलग अलग कालखंडों में हमें विभक्त करना पड़ा, अलग अलग नामकरण करना पड़ा। फिर उसका उस समय की जो साहित्यिक जो विशेषताएं हैं उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ी है। तो परिवेश में परिवर्तन जो है वो अलग अलग काव्य क्या कहते हैं स्वरूपों का वो जन्मदाता के रूप में काम करता है ना। तो आधुनिक क्या कहते हैं आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, और आधुनिक काल में जो तमाम तरह के काव्य आंदोलन है वो उसी युगीन परिवेश की ही देन है, विभिन्न प्रकार की युगीन परिवेश। और आज के समय में देखिए, वर्तमान समय में जो जैसे जिस प्रकार से स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, जनजातीय विमर्श, इतने सारे विमर्शों ने जन्म लिया है, तो कविताओं ने भी इन क्षेत्रों में पदार्पण किया है, हस्तक्षेप किया है। तो कविताओं का स्वरूप अब फिर बदल गया। आज की कविताओं में सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक विद्वेष, राजनीतिक प्रपंच, मोहभंग, बेरोजगारी, बलात्कार, इतने सारे जो विविध विषय जो है वो हमारे कविताओं में आ गया है। तो कविता हमेशा वो समय की सच को ही बयां करता है। जैसे मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा कि कविता जीवन की आलोचना है, तो कविता अपने समय की जो जीवन है उसी को आलोचना करता है। नाही सगळे दिलेले का बरं रद्दीत माफ करिएगा, कुछ पूछ रहे हैं क्या, कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो, कोई कुछ नहीं बोल सर, रहे हैं? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलिए, एक उदाहरण के साथ जो है मैं इस पक्ष को यहाँ पर छोड़ना चाहूंगी। धर्मवीर भारती जो अंधा युग है, आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा अपने पाठ्यक्रम में कि ये जो अंधा युग है, जो प्रतीकात्मक जो गीति नाट्य है, इसमें महाभारत की घटनाओं को आधार बनाकर ये कविताएं लिखी गई हैं। लेकिन ये महाभारत की घटनाओं को कहते हुए भी ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से पूरे विश्व में, विश्व के लोगों में एक संशय, चिंता, निराश और मानव मूल्य का जो ह्रास के कारण जो है, जिस प्रकार से एक प्रकार की एक विकृत अवस्था जो है पनपने लगी थी, उसी के आधार पर इस गीति नाट्य को लिखा गया। तो धर्मवीर भारती जो है, जो अंधा युग है, ये उस समय के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो परिणाम है उसका एक जीता जागता एक दस्तावेज है।
उस काव्य कृति को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि उस वक्त लोगों की क्या समस्या थी, किस तरह की विकृतियां थी, किस तरह के संशय थे, किस तरह की विडंबनाएं थी, है ना। एक एक पंक्ति है जैसे, युद्धोपरांत वह अंधा युग अवतरित हुआ, युद्धोपरांत वह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं, है ना। तो ये कि इस पंक्तियों, इन पंक्तियों के माध्यम से हमें पता, मतलब एक प्रकार से ये आईना का काम कर रही है उस दौर की, उस काल की, किस तरह की मानसिकता लोगों की हो गई थी, है ना। लोगों को लगने लगा कि ये जीवन तो व्यर्थ है, ये संसार तो व्यर्थ है, जिसके कारण जो है एक कुंठा, एक घुटन वो लोगों के मन में पनपने लगी थी। तो इस प्रकार से जो साहित्य जो है वो हर समय का एक आईना की तरह वो काम करता है, इसीलिए कहा गया है कि साहित्य जो समाज का दर्पण होता है। अब आते हैं रचना प्रक्रिया पर, है ना। अब जिस प्रकार से कविता क्या है ये बता पाना अत्यंत कठिन है, उसी हिसाब से, उसी तरह ये भी बता पाना अत्यंत मुश्किल कार्य है कि रचना प्रक्रिया क्या है, वो कैसी होती है। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो हर व्यक्ति की, हर कवि की जो रचना प्रक्रिया है वो एक जैसे नहीं हो सकती है ना। तो वो कभी भी उसको एक सांचे में ढालना ये अत्यंत दुष्कर कार्य है। तो कोई भी व्यक्ति विशेष या कवि विशेष जो है वो अपने अपने गुण के हिसाब से, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से, अपनी अपनी अनुभूति के हिसाब से वो काव्य रचना करता है ना। फिर भी जैसे काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के काव्य हेतु बताए गए हैं, प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, है ना। तो ये चीज तो अत्यंत आवश्यकता है कि हर किसी के पास इन तीनों हेतुओं में से एक तो हो, कम से कम प्रतिभा हो, अभ्यास हो या व्युत्पत्ति हो। और जहां तक मेरी अपनी बात है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो है वो अभ्यास नामक जो काव्य हेतु है उसने बहुत काम किया है। मैं नहीं कहूंगा कि जो प्रतिभा या जन्मजात हूं मैं, या व्युत्पत्ति जैसे व्याकरण, शास्त्र, पुराण, इतिहास, लोक जीवन से अर्जित ज्ञान, इनके आधार पर मैंने काव्य लिखना शुरू किया, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये अभ्यास के कारण मैंने काव्य लिखना शुरू किया। लेकिन इन सब को छोड़ के एक बात मैं जरूर जोर देकर कहना चाहूंगा कि रचना प्रक्रिया में संवेदना की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। वो संवेदना ही है जो एक कवि को कवि बनाता है या फिर एक आम आदमी से उसको अलग करता है। उदाहरण के लिए निराला का जो तोड़ती पत्थर को ले लीजिए, है ना, कि एक स्त्री जो है वो कड़ी धूप में सड़क किनारे बैठे, एकदम निराधार, जिसके आसपास कोई छायादार पेड़ भी नहीं है, तो वो पत्थर तोड़ रही है। उस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को लोग जो है वो देखते हैं और वो देखकर गुजर जाते हैं, उनको कुछ एहसास ही नहीं होता कि उसकी क्या तकलीफ है। लेकिन एक कवि हृदय निराला जी उसको देखती हैं, उसको देखते हैं और उसको देखकर जो है उस औरत की अंतरात्मा की पीड़ा तक वो पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद जो है वो पूरा एक व्यवस्था का विश्लेषण करने लगता है कि किस प्रकार से ये व्यवस्था जो है एक स्त्री को इस तरह से अकेली सड़क किनारे एक चढ़ती धूप के नीचे उसको पत्थर तोड़ने पर मजबूर कर देती है। तो ये है एक संवेदनशील आदमी और एक आम आदमी के बीच का फर्क, और यही संवेदना जो है एक आदमी को एक कवि बनाता है। तो हर रचना प्रक्रिया में मुझे लगता है कि ये काव्य संवेदना जो है इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। और आदि कवि क्या कहते हैं, कालिदास को लेकर भी बातें कही जाती है कि उसका जो आदि काव्य कैसे प्रकट हुआ। तो जो क्रोंच पक्षी है, एक युगल क्रोंच पक्षी की मृत्यु हो जाती है, तो उस पक्षी की मृत्यु के कारण जो है वाल्मीकि को बहुत ही दर्द हुआ। उस दर्द ने, उस संवेदना ने उसकी कविताओं को
जन्म दिया। और क्या कहते हैं, छायावाद का एक स्तंभ, नाम याद नहीं आ रहा, सुमित्रा नंदन पंत, वो भी कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से हाँ उपजी सर, होगी। सुमित्रानंदन पंत जी। जी, सुमित्रा नंदन पंत, आह से उपजी होगी गान। तो ये भी क्या है, वियोगी होने का मतलब क्या है? कोई आदमी अगर संवेदनशील नहीं होगा तो वो वियोगी कैसे होगा? संवेदनशील आदमी ही वो वियोगी हो सकता है। तो यहाँ मुझे लगता है वियोगी भी वो एक संवेदना की ओर ही उसकी इशारा है। है ऐसा मेरा, उसकी जो तकनीकी जो क्या कहते हैं पक्ष है, कौन सी शक्ति काम करती है, उसकी किस तरह की श्रेणियां काम करती हैं, ये तो वही बता पाएंगे जो जिस प्रकार की कविता करते हैं। हाँ, जहां तक मेरा अपना निजी अनुभव है, मैं कैसे कविता लिखता हूँ, मैं ये साझा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने वर्ड्सवर्थ का एक काव्य से संबंधित जो मत है जरूर उसको पढ़ा होगा कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, अर्थात प्रबल मनोभावों का सहज उच्चलन ही कविता है। मुझ पर वर्ड्सवर्थ की ये पंक्तियां वो बिल्कुल लागू होती हैं, क्योंकि मैं जब कविता लिखता हूं तो अचानक से मेरे मन में कोई विचार वो बिजली की तरह कौंधती है, और तभी जो है मैं उस विचार को शब्दों में लिपिबद्ध कर देता हूँ, तभी मेरी कविताएं जन्म लेती है। ऐसा नहीं होता है कि मैंने एक विषय सोचा और मैंने उसको लिखने के लिए बहुत मंथन किया और फिर मैं टेबल पे बैठ गया और लिखना शुरू किया। ऐसा नहीं होता। मैं गाड़ी चलाते चलाते मैंने कोई दृश्य देख लिया और उस दृश्य ने मेरे हृदय को स्पर्श किया, मेरी संवेदना को उन्होंने क्या कहूँ उसे स्पर्श किया। तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे भी साइड करके किनारे पे, सड़क किनारे गाड़ी रोक के मैं मोबाइल के नोटबुक पे मैं वही लिख लेता हूँ। कभी कभी सोते सोते भी लिख लेता हूँ, और यात्रा करते वक्त ट्रेन में, हवाई जहाज पर, वहां बैठे बैठे भी कई बार कविताएं वो अपने आप दिमाग में जन्म लेती है। तो ये मेरी रचना प्रक्रिया है, मतलब एक मनोभावों का एक सहज उच्चलन होता है ना, तभी मेरी कविताएं जन्म लेती है। उसके लिए मैं जैसे गद्य विधाओं की तरह, जैसे कहानी लिखनी हो तो आपको बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं, आपको उस परिवेश के बारे में सोचना होता है, चरित्र के बारे में सोचना होता है, संवाद योजना के बारे में सोचना होता है, भाषा शैली के बारे में सोचना होता है। लेकिन कविता लिखते वक्त इन सब चीजों के लिए अवकाश नहीं होता, वो तुरंत आता है, उसी वक्त तुरंत हम लिख लेते हैं। तो ये मेरी अपनी रचना प्रक्रिया है, और अन्य लोगों की क्या रचना प्रक्रिया है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो इस प्रकार से मुझे जो विषय दिया गया है मैंने यहाँ पर पूरा किया। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में आया होगा या नहीं आया, ये आप ही लोग ही मुझे बता सकते हैं। खासकर जो विद्यार्थी गण हैं, आप लोग चाहे तो बाद में मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे या फिर मेरे फेसबुक जो मैसेंजर है वहां पर आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया, या फिर जहां पर मेरी त्रुटियां रह गई। खासकर जो संकाय सदस्य हैं आप सभी, आप जरूर क्या अपना राय मुझे जरूर दीजिएगा, या फिर अपना प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा कि कहाँ पर मेरी त्रुटियां रह गई और कहाँ पर मुझे सुधार करना चाहिए, किस किस क्षेत्र में, और कैसे मुझे मेहनत करनी चाहिए, तो मुझे जरूर इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का। और संतोष जी ने मुझे कहा था कि इस व्याख्यान के पश्चात जो है मेरे अपनी स्वरचित कविताओं का भी पाठ करना है, एक दो कविताएं, वो भी मैं मुझे लगता है समय तो काफी हो गया है, फिर भी मैं आप सभी के समक्ष ये कुछ कविताएं जरूर पेश करना चाहूंगा, यदि संतोष जी की इजाजत हो तो।
आ, कुछ कविताओं की। जी सर। हाँ जी सर, कविता सुनाइए आप, तैयार है सुनने के लिए आपको। ओके ओके। एक सेकेंड ना, मैंने वो कविताएं तो निकाल के रखा था, कहाँ चला गया। जस्ट 2 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ संतोष जी। मैंने कहाँ रख दिया, मुझे वो दिख नहीं रहा। ठीक है, मैं किताब लेकर आ जाता हूँ। ओके संतोष जी, समय तो काफी हो चला है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं, 3 ठीक है सर, कविताएं दो आपके समक्ष, हाँ 2 कविताएं आपके समक्ष पेश करना चाहूंगा। एक तो जैसे आपने मेरी माँ जानती है, इस कविता का आपने जिक्र किया है, और आपकी जानकारी के लिए, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये कविता अब तक मेरे लिखे हुए सभी कविताओं में ये सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है और सबसे ज्यादा करीब है। ऐसा इसलिए है, शायद एक माँ और उनके संतान के बीच का जो संबंध है, वो इस समस्त सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा घनिष्ठ, और इसी घनिष्ठता ने और इसी पवित्रता ने इस कविता को जन्म दिया है। और मेरे जितने भी अभी तक के पाठक गण रहे हैं, उन सभी को भी मेरी यही कविता सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस कविता ने इसने हृदय से जन्म लिया है, ना कि मस्तिष्क से, और हृदय से जो बातें निकल के आती है वो हृदय को स्पर्श ही करेंगी। तो कविता का शीर्षक है मेरी माँ जानती है। मेरी माँ शब्दों के आगे अंधी हो जाती है। मेरी माँ शब्दों के आगे अंधी हो जाती है, लेकिन उन काले अक्षरों के बीच छिपे उज्जवल कल को मेरी माँ जानती है। मेरी माँ विधवाओं की उन कतारों में से एक है। मेरी माँ विधवाओं की उन कतारों में से एक हैं, जिनके लिए ये समस्त संसार बिना दरवाजे की आजाद काला पानी है। लेकिन लीक से हटकर चलना मेरी माँ जानती है। मेरी माँ बच्चों की हल्की चोट से घायल हो जाती है। मेरी माँ बच्चों की हल्की चोट से घायल हो जाती है, लेकिन परंपरा की हर रणभूमि में अस्त्र शस्त्रों की फसल उगाना मेरी माँ जानती है। मेरी माँ फूल होकर भी पत्थर है अब। मेरी माँ फूल होकर भी पत्थर है अब। कोमलता को उसकी उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन फूल और पत्थर के दरमियान बीते इतिहास को मेरी माँ जानती है। मेरी माँ वो पतंग है जिसकी डोर टूट चुकी है। मेरी माँ वो पतंग है जिसकी डोर टूट चुकी है, लेकिन माँ से बाप बनना मेरी माँ जानती है। मेरी माँ सभ्यता के चरमोत्कर्ष युग में रहकर भी किताबों की दुनिया में अजनबी है। मेरी माँ सभ्यता के चरमोत्कर्ष युग में रहकर भी किताबों की दुनिया में अजनबी है, लेकिन जिंदगी कैसे पढ़ी जाती है मेरी माँ जानती है। मेरी माँ वाह वाह वाह, जानती है। क्या बात। ये है माँ का जो स्वभाव होता है। जी धन्यवाद। उनका जो व्यक्तित्व होता है वो शब्दों में तो उसे बयान नहीं की जा सकती। उनका व्यक्तित्व इतना गरिमामय होता है
कि वो चंद शब्दों का मोहताज नहीं होता। उनका संपूर्ण जीवन अपने आप में एक महाकाव्य होता है। लेकिन मेरे अंदर मेरे माँ के प्रति जो एक कुछ भावनाएं थी, उसे मैंने चंद शब्दों में लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। और जिसने भी इस कविता को पढ़ा, इस कविता ने उनके मर्म को स्पर्श किया। तो ये वही मेरी माँ की ही उसी व्यक्तित्व का ही ये परिणाम है। इसके बाद एक और कविता मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। जैसे अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में खासकर जो मुख्य धारा में, जो समतल भूमि में बसे हुए जो लोग हैं, गर्मी के दिनों में अक्सर उसे बारिश का इंतजार रहता है ना, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि वहाँ की गर्मी की क्या स्थिति होती है। तापमान इतना बढ़ जाता है कि हमारे लिए तो अत्यंत दुष्कर हो जाता है शहरों में घूमना। मुझे याद है जब मुझे बिहार बुलाया था शताब्दी सम्मान के लिए पटना में, वो जुलाई का महीना था। और जुलाई के महीने में वहाँ की गर्मी, मतलब वो हमारे कल्पना से परे था वो, क्योंकि हमने उस प्रकार की गर्मी का कभी अनुभव नहीं किया अपने यहाँ पर। तो वो 2 दिन हमें वहां रहना था। तो जिस गेस्ट हाउस पर हमें रखा था, हम उस गेस्ट हाउस से बाहर निकले ही नहीं 2 दिन। केवल उस कार्यक्रम जिस सभागार में आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में ही हम गए और वापस सीधा उसी गेस्ट हाउस पर फिर कमरे में दुबक कर रहे। कमरे में एसी लगा हुआ था, तो इसलिए हम बच गए। लेकिन एसी से भी यदि हमें बाथरूम जाना हो, तो बाथरूम में भी हम 2 मिनट तक भी रह नहीं सकते, इतनी गर्मी। तो ऐसे प्रचंड गर्मी में कई बार जो है बारिश जो है वो एक लोगों के लिए एक औषधि बनकर आती है, राहत के लिए। तो उसी भावभूमि पर केंद्रित मेरी ये कविता है कि बारिश किस तरह से उमस से लड़ते हुए लोगों के लिए एक वो राहत बनकर आती है। लेकिन फिर कई बार क्या होता है कि वो इतनी बरसते हैं कि वो राहत के बजाय फिर वो मुसीबत खड़ी कर देती है। अब महाराष्ट्र वाले तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे वहां पर प्रतिवर्ष बारिश जो है वो आपके शहरों में इतनी सारी समस्याएं खड़ी करती है। हम तो रोज न्यूज में देखते हैं। तो इस कविता में एक तो बारिश के आने से एक सुखद भरी अनुभव का यहाँ पर अभिव्यक्ति है, और दूसरा उसी बारिश से ये प्रार्थना भी की गई है कि अब आए लेकिन साथ तबाही लेकर ना आए। चलिए समय नहीं गवाते हुए कविता मिलाप, कविता का शीर्षक है मिलाप। कितने दिनों से व्याकुल धरा होने को फिर से हरा भरा, कितने दिनों से व्याकुल धरा होने को फिर से हरा भरा, बन रही थी कोप भाजन सुलगते अंबर की अग्नि वर्षा का। पौधा पौधा तिनका तिनका मूर्छित सा पड़ा था झुलस झुलस कर, पौधा पौधा तिनका तिनका मूर्छित सा पड़ा था झुलस झुलस कर, निशा भी आती रूठी रूठी सी छलकाती न थी ओस गगरिया। इतने दिनों बाद बरस पड़ी है श्वेत श्यामल घनघोर घटाएं, इतने दिनों बाद बरस पड़ी है श्वेत श्यामल घनघोर घटाएं, रिमझिम सरस बौछारे पागल दीवानों सी टूट पड़ी, रिमझिम सरस बौछारे पागल दीवानों सी टूट पड़ी, अतृप्त धरा का करने चुंबन आलिंगन, बूंदों की धुन में सज गई सुरों की महफिल समस्त सृष्टि में, धरती गगन के प्रेम मिलाप से बुझी जगत की प्यास, धरती गगन के प्रेम मिलाप से बुझी जगत की प्यास, संतप्त जीवन ने बदली करवट ली राहत की सांस, ए व्योम वासिनी ए जीवन धारिणी, तू न कोई जीवन हरना संयम अपने हृदय में धरना, तू
तू न कोई जीवन हरना, संयम अपने हृदय में धरना, प्रेम से ही अनुपात में करना, प्यास जगी है तेरी भी माना, मानव रक्त से न तृप्त होना, प्यास जगी है तेरी भी माना, मानव रक्त से न तृप्त होना, मानव रक्त से न तृप्त होना। बहुत बहुत शुक्रिया नागवी जी, संतोष जी। ये चंद 2 कविताएं मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और इसी में आप मेरी रचना प्रक्रिया को भी देख सकते हैं कि कैसे मेरे मन में इन भावनाओं ने क्या कहें इसे, मेरी भावनाओं का जो वेग है वो कैसे बहा और किस तरह से वो कविता के रूप में बाहर आया। और संतोष जी ने मुझे कहा था कि कविता के साथ साथ मुझे गीत भी प्रस्तुत करना है, ऐसा आप कह रहे थे। तो अभी मेरे पास इतना समय है क्या संतोष जी गीत प्रस्तुत? हाँ जी सर, एक गीत सर, एक गीत आपकी पसंद का कोई भी एक गीत। ओके, मेरी पसंद का तो वैसे हजारों गीत हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है तो आज भी एक गजल में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। जगजीत थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। तुम्ही झुमला नाही झोपले गेले का? थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। आवाज वाला थोड़ी सी तकनीकी समस्या है। चलो मैं ऐसे ही गा के सुना देता हूँ। गाए हुए एक बहुत ही सुंदर गजल है जो इस प्रकार है। चरागो आफताब, चलिए। चरागो आफताब गुम, बड़ी हसीन रात थी, शबाब की नकाब गुम, बड़ी हसीन रात थी, चरागो आफताब गुम, बड़ी हसीन रात थी, मुझे पिला रहे थे वो कि खुद ही शम्मा बुझ गई, गिलास गुम शराब गुम, बड़ी हसीन रात थी, चरागो आफताब गुम, बड़ी हसीन रात थी। लिखा था जिस किताब में कि इश्क तो हराम है, हुई वही
किताब गुम, बड़ी हसीन रात थी, चराग आफताब गुम, बड़ी हसीन रात थी, बड़ी हसीन रात थी। बहुत बहुत शुक्रिया नागेश जी, संतोष जी। क्या बात है सर, बहुत मुझे उम्दा लगता है सर। संतोष जी यहाँ पर कार्यक्रम हाँ औपचारिक जी रूप सर। से समाप्त होता है। तो मैं बड़े अपने हृदय से, हृदय की अंतर मन से मैं संतोष जी आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस 2 दिवसीय व्याख्यान माला में आऊं और इस काबिल लेखन शीर्षक पर अपनी 2 बातें रख सकूं। मुझ पर इतना भरोसा रखने के लिए, इतना यकीन रखने के लिए मैं आपको एक बार फिर से हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि जो बच्चे, जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे थे, तो मेरी व्याख्यान से आपको थोड़ा बहुत लाभ तो अवश्य पहुंचा होगा। बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ प्रतिशत ज़रूर आपके ज़हन में गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं और आशा करता हूं कि हम किसी दिन ऐसे आभासी पटल पे नहीं, आमने-सामने हम मिलेंगे, रूबरू होंगे और अपनी कविताओं का पाठ कर पाएंगे आपके समक्ष और कुछ गीत आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। कविता क्या है, उसकी रचना प्रक्रिया, कविता की आवश्यकता। संतोष जी आपकी आवाज नहीं आ रही, हाँ आपका सर। म्यूट है शायद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर अब? हेलो सर। धन्यवाद सर। कविता क्या है, उसकी रचना प्रक्रिया, कविता की आवश्यकता, समसामयिक यथार्थ और कविता साहित्य सृजन की प्रक्रिया और कविता किस तरह से लिखी जाती है। और आपने काव्य शास्त्र की इन पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए अपनी काव्य यात्रा से भी हम लोगों को परिचित कराया और कुछ सूत्र भी आपने दिए, जैसे कि संवेदना ही वो सूत्र है जो किसी मनुष्य को कवि बनाती है और संवेदना ही वह तत्व है जिसके कारण कोई साहित्य का प्रकाया प्रवेश करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। सर, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और बहुत सटीक ढंग से और सहजता के साथ आपने बात की। आपकी इस व्याख्यान से हम सभी और हमारे छात्र निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। मैं महाविद्यालय के प्रति, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण विषय पर, काव्य लेखन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रकार की द्विदिवसीय कार्यशाला का आयोजन करने की प्रेरणा महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर रजनी शिखर मैडम जी ने मुझे दी, इसलिए उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। महाविद्यालय के दोनों उप प्राचार्य सांगड़े सर और मंगरीकर सर, उनकी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। मैं थोड़ी सी प्रतिक्रिया तो मेरे देना सभी चाहता हूँ। सहयोगी उनके भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और इस व्याख्यानमाला के साथ जुड़े हुए सभी विद्वज्जन, शोधार्थी, शोध छात्र तथा सभी मेरे सहयोगी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अध्यक्ष की अनुमति से यह सत्र यहाँ पर समाप्त हुआ ऐसी घोषणा करता हूं। सोमवार के दिन कथा लेखन को लेकर हमारे बीच उपस्थित होंगे डॉक्टर गंगाधर साटे जी। तो आज का यह सत्र यहाँ पर पूर्ण होता है ऐसी मैं घोषणा करता हूँ और डॉक्टर तारू सिद्दीक जी के प्रति पुनः एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, क्या मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ? 1 मिनट। हाँ बोलिए सर।